तो हाँ भाई, बातें करते हैं अबाउट प्रोसेसेस इन मैकेनिक्स। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि पुराने टाइम में हमें न्यूटन जी ने सिखाया था कि फॉर अ गिवन पॉइंट पार्टिकल, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, से p, अगर उसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, well, we might not be clear about what a force is, but mathematically the vector summation of this set of forces will be given than the mass times the net acceleration of the particle. ध्यान रहे, ये जो लॉ है सिर्फ पॉइंट पार्टिकल्स के लिए वैलिड था। ऑलराइट, पर धीरे धीरे जब फिजिक्स डेवलप करने लगी एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर concepts from ideal point particles into elaborate system of particles, तो यार हमें आई बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्योंकि यार पॉइंट पार्टिकल की जो एनालॉजी है वो तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगने वाली है, क्योंकि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कहने का मतलब है कि भाई एनी बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि हमें आता क्या है, हमें तो आता किसी भी पॉइंट पार्टिकल के ऊपर बातचीत करना है ना। तो हमने क्या किया, किसी बॉडी को पकड़ा और उसको इनटू सेट ऑफ पार्टिकल्स ब्रेक डाउन कर लिया और उस सेट ऑफ पार्टिकल्स को सिस्टम मान लिया, तो हमें मिल गया पूरा का पूरा बॉडी। दैट्स राइट। तो मूविंग ऑन, पार्टिकल सिस्टम्स में भी हमें दो टाइप के बॉडीज़ मिलते हैं। एक तो डिस्क्रीट मिलते हैं, यानी कि सारे पार्टिकल्स एकदम ही सेपरेटेड हो एक दूसरे से, या फिर कॉन्टिन्यूस बॉडीज। यानी कि वो बॉडीज जो कि कंटिन्यूस हो बेसिकली, यानी कि उनमें कोई गैप ना हो, अगर मैं ऐसा कह सकूँ तो। क्या होता है कंटिन्यूस बॉडीज का मतलब? अंग्रेजी भाषा है बेसिकली, नेवर माइंड। डिस्क्रीट का मतलब तो आपको पता ही है, उसका बेसिकली ऑपोजिट है, राइट। मतलब कि एज डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हमें मिलेंगे। कंटिन्यूस मतलब लगे हुए मिलेंगे, कोई फाइनाइट गैप एडजेसेंट पार्टिकल में नहीं होने वाला है, राइट। इन्फिनिटेसिमल गैप मिलेंगे बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल्स, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अगर कैलकुलस ढंग से पढ़ी हो तो। मूविंग ऑन, तो एनी गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एनी गिवन बॉडी दैट इज रिड्यूस्ड इनटू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसको समझने के लिए हमने एक जनरलाइजेशन ड्रॉ किया इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास, और उसको पोजीशन को डिफाइन किया इन दिस फॉर्म। इस क्वांटिटी को कहते हैं जेड वेक्टर, यानी कि मास मोमेंट गिवन बाय द मास ऑफ द पार्टिकल, या फिर एंटिटी कंप्राइजिंग द बॉडी। ये ज़्यादा बेहतर जनरलाइजेशन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल भी नहीं मानते ना। मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी एंड क्विक कैलकुलेशंस एंड इफेक्टिविटी, और व्हाट शुड आई से, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम कभी कभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वी एक्चुअली ट्राई टू नॉट bring individual particles rather than more convenient bodies, more standard bodies into the scenarios। हम बात करेंगे उसके बारे में बाद में। मूविंग ऑन, बाय द वे डेफिनेशन आता कहाँ से, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा सेकेंड लॉ पे ही जाना होगा। सेकेंड लॉ का मतलब यही है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये कहाँ से आता है? इफ़ आई टॉक अबाउट दैट डेप्थ, तो यहाँ पे KFC मार्क करिए दैट जब हमें मोशन का कॉज डिस्कस करना होता है तो हम बातें करते हैं फोर्सेस की। क्या मतलब? हमने बस ये बेसिक मैथमेटिकल रूल है कि यार जो एक्सेलेरेशन है बॉडी का वो भाई बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। अगर उस पर बात की तो बिल्डिंग करना मुश्किल होगा फ्रॉम मिड वे। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ऊपर से बोलूँ तो भाई एक्सेलरेशन का एक स्केल्ड अप वर्जन है बाय मास,
द फोर्स, और this law, the vector sum of mass times vector sum of all the forces on a body is mass times acceleration of the body, is basically a superposition of vectors, if you know mathematically what it means. और इसी को हमें जनरलाइज कर लिया into this form, as you can see, using this concept only. अगर आपको ये पता ना हो तो it is okay, I will talk about it some fundamental video. हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ आने तक मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट ही किया है, आपको डॉट से पता चल रहा होगा। तो ये सब डिस्कस करने का एक यार ऑब्वियसली ऊपर लिखा ही है कि कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आई मीन बाय दैट, कहने का मतलब कि यार अभी तक ये जो स्लाइड था ये आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए था कि भाई क्या क्या बातें होने वाली है। ऑलराइट, ओके। By the way, what I mean by this is basically, हाँ जी, तो कॉन्टेक्स्ट देने से मेरा मतलब था कि यार दीज आर द सेट ऑफ टूल्स, दिस एंटायरिटी इज अ सेट ऑफ टूल्स और अदर अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ टूल्स जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इन आवर फर्दर स्टडीज़। ठीक है, तो इसको ग्रास्प करना काफ़ी हद तक ज़रूरी था। बेसिकली ये जो आइडिया है कि भाई फोर्स इज जस्ट एक्सेलरेशन बट स्केल्ड अप, चलो बता ही देता हूँ, स्पीड बताता हूँ तो कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हमें कुछ ऑफर नहीं करती नेचर तो हम मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं, है ना। तो बात आई कि यार मोशन कॉज कौन करता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन इन जनरल, और द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी to be used as a motion identity was momentum, that is mass times the velocity of the body, right? तो यार मोशन का होना बेसिकली मैथमेटिकली तो नहीं बोलूँगा, इट वाज मोर ऑफ इंटरप्रेटेड एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम ही स्टेट ऑफ मोशन को दिखाता है एज अ मोशन आइडेंटिटी क्वांटिटी, मोशन आइडेंटिफाइंग क्वांटिटी, पार्डन मी। तो हाँ, तो ये हो ना हो जो मोशन का कॉज है, ये जो मोशन का कॉज हम बनाने वाले हैं, कि जो या फिर बेटर होगा ये कहना कि जो मोशन का कॉज होने वाला है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ऐसा हम कह सकते हैं, काफ़ी हद तक आसान है। इसी कॉज को हमने नाम दे दिया फोर्स। अब बाद में बात है कि भाई फोर्स को मेजर कैसे करें। इन ऑर्डर टू मेजर द फोर्स, ये तो फिर एक और वही बात होगी थी कि ये वाला कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट दिखाने का कि भाई जब भी हमें कोई चीज़ मेजर करनी होती है वी डोंट हैव अ एब्सोल्यूट मेथड ऑफ मेजरिंग इट, हमें जुगाड़ बिठाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जुगाड़ बिठाने के लिए हमने सोचा कि भाई हमें क्या आता है, तो हमें तो यही आता है कि भाई व्हाट डज फोर्स कॉज, चेंज इन मोमेंटम, सो व्हाट शुड बी फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, राइट, और अदर मोर स्पेसिफिकली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फर्दरमोर क्योंकि मोशन इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, बट सॉरी डायनामिक्स इज जस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बट विथ टाइम, टू बी स्पेसिफिक। फॉलोइंग ऑन, तो बेसिकली अगर आइडिया कुछ ऐसा सेट किया गया कि एक फोर्स है और वो एक फोर्स बॉडी पे लग रही है, नहीं यार वो बहुत ही ज़्यादा शैल हो जा रहा है तो नहीं करते, ये बेटर है, एक पार्ट में कट कर दूँगा, ठीक है। हाँ भाई, तो मैकेनिक्स में 2 तरह के प्रोसेसेस आमतौर को मिलते हैं, आमतौर पर भी तो नहीं, 2 ही मिल पाएंगे, दीज आर द 2 ओनली पॉसिबल कैटेगरीज। तो यार या तो वो प्रोसेस कुछ इंटरनल रहा होगा या तो एक्सटर्नल रहा होगा, वो भी बस नाम ही है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता है, दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ पार्टिकल्स है नेम्ड ए, जिसमें 4 पार्टिकल्स है,
एज लेबल्ड इन द डायग्राम्स। और हमने सिस्टम माना है पूरे के पूरे सेट को। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद, से फॉर एग्जांपल जो फोर्थ पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा है नेम्ड F14 बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो फोर्थ पार्टिकल पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा गिवन बाय F41, where F14 plus F41 would be equal to 0, बेसिक सेकंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट यार ये सब बोलने का तात्पर्य पर्पस क्या है? देखने की बात यह है कि अगर कोई प्रोसेस इंटरनली हो रहा है, यानी कि बेसिकली किसी प्रोसेस का होना मतलब existence of some interaction in nature। और नेचर में इंटरेक्शंस कैसे एक्सप्रेस होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस। आई गेस दैट शुड बी क्वाइट ऑब्वियस। तो हाँ, से फॉर एग्जांपल ए में कुछ एक प्रोसेस हो रहा है दैट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू फोर्सेस एज लेबल्ड इन द डायग्राम। तो अगर हम पूरे सिस्टम को ही मान ले, सेट ऑफ पार्टिकल्स को ही मान ले सिस्टम, तो वी कैन से दैट एफ नेट ऑन द सिस्टम स्टिल ज़ीरो। इसका मतलब जो इफेक्टिव सेंटर होगा इस सिस्टम का, अगर हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही पॉइंट पे असेंबल कर पाएँ तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन भाई क्या। तो दैट वेरी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। वाई, यहाँ पे काफ़ी एलैबोरेटली मैंने समझा रखा है, यू कैन चेक इट आउट। मूविंग ऑन, चलिए पैरेलल अभी देखते हैं वही फिनोमेनन इन नेचर एक्सटर्नल प्रोसेस में कैसे एक्सप्रेस होगा, या फिर एक्सटर्नल प्रोसेस कैसा इंटरप्रेट होगा। तो रिवीलिंग द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। से फॉर एग्जांपल इस बार हमने वही सैम्पल सेट ऑफ पार्टिकल्स ए ही उठाया है, पर सिर्फ पार्टिकल नंबर 4 को सिस्टम माना है। तो अगर हम बात करें द फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल इन ऑर्डर टू डिस्कस द प्रोसेस हैपनिंग टू दिस इंडिविजुअल पार्टिकल ओनली, तो फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 4 will lead to the acceleration, यानी कि rate change in the state of motion of the particle 4, that would be mathematically given by mass of particle 4 times the acceleration of particle 4. that should be obvious, right? Similarly अगर हम particle 1 को सिस्टम मान ले तो F force on particle 1 would be given by mass of 1 times acceleration of 1। और यहाँ से इंस्पिरेशन आ रहा है कि इनका वेक्टर सम भी ज़ीरो होने वाला है, राइट। तो इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि यार अगर हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें फ्रॉम अ कलेक्टिव सेट ऑफ पार्टिकल्स टू एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इट, शायद एक पार्टिकल हो सकता था, अगर मैं चाहूँ तो 2 पार्टिकल साथ में कंसिडर करके चल सकता था, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अगर मैंने पढ़ाई कर लिया हो तो, ये तो वीडियो मैंने मजे के लिए बनाई, कुछ समझाने के लिए बनाया मैं, ठीक है। तो सीरियसली बता रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, ऑलराइट। हाँ, तो कंक्लूजन हमने यहाँ भाई ये ड्रॉ किया कि नेचर में कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ फिनोमेनन हो रहा है, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोसेस via interactions mathematically given by forces। उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इन 2 फॉर्म्स, या तो कलेक्टिवली सिस्टम को एनगल्फ करके, सैंपल को एनगल्फ करके इनटू द सिस्टम हम बोल सकते हैं कि भाई फोर्सेस इंटरनल है इन नेचर, अगर आपने ये शब्द पहले सुना हो तो।
एंड दैट इज़ वाई दे कैंसिल आउट अपेरेंटली, नॉट बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, ऐसा लोग कहते हैं। नेवर माइंड, इंटरनल फोर्सेस हैं इसीलिए कैंसिल होते हैं। नहीं भाई, नहीं। थर्ड लॉ ये प्रपोज करता है कि भाई क्योंकि ये यू नो इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स है, इसीलिए वो वेक्टोरियल कैंसिल करते हैं, नॉट बिकॉज देयर इंटरनल नेचर। इंटरनल फोर्सेस काउंट हो जाते हैं, इसीलिए ये रिजल्ट आता है। और अब अगर हम उन्हें एक साथ काउंटर ना करें तो इंडिविजुअल रिजल्ट आ जाता है। उनका कहने का मतलब कुछ ऐसा आता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड समवन, ऑलराइट? ऑलराइट, तो फिर हम इस सिस्टम के चेंजेस को कैसे इंटरप्रेट करें? अगर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है अपेरेंटली, दैट इज द सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हिला ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें सिस्टम में आए गए चेंजेस को कैच करने में सुविधा हो? पहला ऑप्शन तो यही है कि भाई इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कंसिडर कर लो, है ना? या फिर मैथमेटिकली हम इसे यूज़ कर लें। बाद में वी हैव टू फर्स्ट एस्टैब्लिश कि चेंजेस से हम क्या मतलब कर रहे हैं। चेंज का मतलब होता है ऑब्वियसली चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज द चेंज इन मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, राइट? मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मैं थोड़ा तू चलाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई स्पीक फास्ट आई गेस, नेवर माइंड। ऑलराइट,